हेलो एवरीवन। आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में फिजिक्स की सब्जेक्ट में एक चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और किसके लिए फ़ायदेमंद होगी? वो फ़ायदेमंद होगी आईआईटी जेई, नीट, 12 क्लास और एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी जैसे कैंडिडेट के लिए एंड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मेरा नाम है पवन कुमार, आप सभी को नमस्कार। ठीक, मैं एक आईसीजी सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। ठीक है, खुद रह चुका हूँ, तो आप लोग भी एक अच्छी उम्मीद होगी कि आप अच्छे करेंगे। ठीक ना, अच्छे तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन पे फोकस अच्छी बनाए रखना आप लोग। ठीक, और आप लोग बहुत मस्त भी होंगे, ठीक है, उत्साह भी होंगे क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य होता है। तो एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान, देखिए एक ट्रिक बयान देता हूँ। ठीक है, कैसे इसको हम लोग करेंगे। माना कि हम लोग एग्जाम में आ गए, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से ऐसे होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चक्कर जीरो से कहाँ तक के, कितना यहाँ तक हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अर्थात एक पूरे आवर्त काल। ठीक है, तब यहाँ पास देखियो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सर्कल, इसको बोलते हैं निगेटिव हाफ सर्कल। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस माइनस, ये पूरा और बीच का कितना औसत। माना कि हम लोग किसी भी औसत का मान क्या होता है, बीच वाला होता है, और बीच वाला मान कितना हो जाएगा, ऊपर में इतना बराबर, ऊपर में बराबर, तो दोनों घट करके कितना हो जाता है, 0। इसलिए इसका हम लोग क्या चीज करते हैं, क्या चीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य कितना होता है, हम लोग यहाँ से ऐसे निकालते हैं, क्या चीज, 0 to t आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में 0 to t dt से जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना मान मिलता है, 0। तो जब हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में बात किया जाए। ठीक ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा होती है, तो क्या होती है आभासी धारा? आभासी धारा कहने का मतलब क्या चीज, आई आर एम एस। क्या, आई आर एम एस एक प्रकार की आभासी धारा होती है, जिसका मान क्या होता है, आई नोट बटा रूट 2। तो आई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करेंट। क्या चीज, पीक वैल्यू ऑफ करेंट, अपॉन में क्या चीज, रूट 2। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शिखर धारा। क्या, शिखर धारा अपॉन रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, और इसे अगर मैं और बता देता हूं, अगर पीक वैल्यू के मान पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, रूट 2 को IRMS से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मिल जाएगा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, शिखर धारा इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाई आभासी धारा। क्या लिखेंगे, आभासी धारा। ठीक है, जैसे पूछेगा वैसे आप लोग जवाब देने के लिए रेडी रहना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो इसका उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। कौन सा, उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रतिघात का सही मात्रक, प्रतिघात, प्रतिघात का सही मात्रक क्या हो जाता है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिघात का सही मात्रक ओम होता है। अगर प्रतिबाधा का पूछ लिया जाए तो प्रतिबाधा का भी क्या होता है, ओम होता है। ठीक है,
इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कर तप्त तार आमीटर, तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो ये मूल औसत वर्ग मान मापता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मूल औसत वर्ग मान प्रत्यावर्ती धारा किससे मापा जाता है? तप्त तार आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब फिर से है क्या? तप्त तार, तप्त तार आमीटर में, तप्त तार आमीटर में, तप्त तार आमीटर में। चलिए, धारा के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या चीज? धारा के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, नहीं। ठीक, ऑप्शन ए इज गलत। ठीक, और बी, धारा विक्षेप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नहीं, गलत ये भी है। विक्षेप धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होती है, राइट आंसर। ठीक है, अब कौन सा? नो, ये नहीं, ऑप्शन डी। क्या? धारा के विक्षेप के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती है, नहीं, तो ऑप्शन सी इज इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, यांत्रिक ऊर्जा को, क्या चीज है? यांत्रिक ऊर्जा से कहाँ जाना है हम लोग को? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इस युक्ति को हम लोग कहते हैं क्या चीज? डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या चीज है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, क्या? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, अर्थात कि वोल्टेज में परिवर्तन करना किसका काम है? ट्रांसफार्मर का काम है। किसका काम है? ट्रांसफार्मर्स का काम है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। इसका तो ऑप्शन बी राइट आंसर था, ठीक है, लेकिन हमने डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, सी का क्या चीज हो जाएगा? सी मोटर है। क्या? मोटर। तो मोटर का काम क्या चीज है? बस विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, चलिए, प्रेरण कुंडली का तो कुछ काम ऐसे नहीं है। प्रेरण कुंडली बस एक धारा को क्या चीज करती है? अपोज करती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या 8 है कि यदि किसी डायनेमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दी जाए, यदि किसी डायनेमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दी जाए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर की परिक्रमण चाल कर देंगे दुगना, तो क्या चीज? प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की युक्ति के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्या है? वोल्टेज को बदलता है। ठीक है, वोल्टेज बदलता है, लेकिन इसमें क्या चीज, 9 में हम लोग क्या चीज करेंगे? एसी वोल्टेज को, क्या चीज उसमें बताना भूल गए थे क्या, कौन सा करंट को करता है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ यूज होता है किसके लिए? एसी के लिए यूज होता है। एसी के वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि एकमात्र कौन सा होता है? धारा। कौन सा? एकमात्र धारा होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार में क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं। तो क्या दिया है?
पी में कितना है N1 और NS में कितना दिया है N2। तो किसके लिए ऊंचाई, क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे क्या बोलते हैं हम लोग स्टेप अप, क्या बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तब यहाँ पास पूछ रहा है कि किसमें फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल होता है। किसके लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अर्थात कि N1 अर्थात कि यहाँ बस N2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार तो N2 ग्रेटर देन N1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हमने एक और बता देता हूँ क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या चीज स्टेप डाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपचाई, क्या बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा NP ग्रेटर देन NS हो जाता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन रहता तो क्या करते N1 ग्रेटर देन N2 हो जाता। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुम्बकीय युक्ति में प्रयुक्त क्रोड पटलित इसलिए होती है क्योंकि पटलित होती है क्योंकि होती है कि क्या कि क्रोड में भंवर धारा घटे, क्या चीज क्रोड में भंवर धारा घटे, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर अर्थात बात कर रहा है क्या चीज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। उच्च विभव और निम्न धारा, निम्न लिख सकते हैं क्या चीज निम्न धारा, है ना, निम्न धारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। किस पर म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का हिंदी क्या हो जाता है अनोन्य प्रेरण, क्या चीज अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्यावर्ती धारा में अनुनाद की अवस्था, अनुनाद की अवस्था किसे बोलते हैं कि जब रिएक्टेंस ऑफ एल सर्किट और रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट का मान क्या चीज हो जाए बराबर हो जाए, अर्थात कि XL माइनस XC इक्वल टू क्या आ जाए 0 आ जाए, तब ये अनुनाद की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में धारा और विभवांतर विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है, तो शून्य हो जाता है कलांतर, है ना, दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाता है शून्य। कब अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना हो जाता है शून्य। ठीक है, और अनुनाद की कंडीशन कब XL बराबर XC होना चाहिए, अर्थात XL माइनस XC इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सबसे पहले आप लोग बताइएगा क्या चीज, कमेंट बॉक्स में भी हम भी बताएंगे। ठीक है, कि पावर एवरेज कितना होता है। ठीक है, जो शक्ति व्यय होता है, तो शक्ति व्यय का फॉर्मूला क्या हो जाता है VRMS और IRMS इंटू क्या हो जाता है cos फाई हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसके लिए किस धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। पहला ऑप्शन क्या चीज है केवल प्रतिरोध में, केवल प्रतिरोध में,
तो केवल प्रतिरोध में, अर्थात क्यों कि प्रतिरोध में आर सर्किट है ना, आर सर्किट, तो आर सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है कितना डिग्री का हो जाता है, 0 डिग्री का हो जाता है। तब यहाँ पर जो पावर एवरेज, यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, आर सर्किट, क्या, आर सर्किट। तो आर सर्किट के लिए क्या मिल जाता है, वी आर एम एस और क्या चीज, आई आर एम एस। और बाकी सब में कितना डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। तो सब कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 0, इसलिए पावर एवरेज कितना मिल जाता है, 0। कौन कौन सर्किट में, धारिता और प्रेरकत्व में। तो सिर्फ इन सर्किट में क्या चीज मिलता है हम लोग को, पावर व्यय मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चोक कुंडली में होता है, क्या, चोक कुंडली में होता है तो क्या होता है, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक, उच्च प्रेरकत्व एवं निम्न प्रतिरोध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या 18, अच्छे चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, अच्छे, तो शक्ति गुणांक कहने का मतलब क्या चीज, कॉस फाई कितना होता है ना, कॉस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, कॉस फाई अर्थात कि फाई का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री, अर्थात यहाँ से हम लोग कॉस फाई का 90 का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अच्छे कुंडली के लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 18 का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। फिर से आया क्या, अब चाहे ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ जाता है, ठीक है, स्टेप अप, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें धारा का मान क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का कोड, क्या है, नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का कोड निम्न में से किस ह्रास को कम करता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का कोड किस लोहे का बना होता है, तो नर्म लोहे का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कोड किससे बना होता है, तो नर्म लोहा से, क्या चीज से, नर्म लोहा से बना होता है, क्या, कोड बना होता है ना। तो फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि नर्म लोहे का क्यों बना होता है, किसके लिए बना होता है, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा शैथिल्य ह्रास के लिए, क्या चीज, शैथिल्य ह्रास के लिए, ठीक ना। फिर हम लोग 2 नंबर में क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम लोग शैथिल्य ह्रास क्या है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव था तो बता दिए कि शैथिल्य ह्रास को कम करता है नर्म लोहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर होगा तो 0 होता है। अभी हमने बताया एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 0, अर्थात कि इसमें 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे चला जाता है, तो दोनों का मान कितना हो जाता है, 0, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तब प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान क्या है, 22 में प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का क्या चीज, अनुपात होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, दोनों को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान आई नोट, ठीक है, आई नोट अपॉन और क्या है, वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाता है, 1/√2, आई नोट से आई नोट कैंसिल, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, अर्थात √2/1, अर्थात इसे √2 सिर्फ लिख सकते हैं ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध, ठीक है, दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर समान रहेगा, ठीक है, नहीं, बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, 0 होगा, नहीं,